हेलो गाइस गाइस नमस्ते। जेएमडी मित्रा हेल्प डेस्क राजस्थान में आपका वेलकम है। गाइस मैं आपको हरी भरी हरियाली में लेके आ गया हूँ। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गाइस आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएमडी मित्रा हेल्प डेस्क राजस्थान है। इसमें मैं टाइम टू टाइम बहुत सारे ऑनलाइन प्रोसेस से संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो गाइज़ मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि मैं आज जाति मूल का जो ऑफलाइन फॉर्म है उसको कैसे फिल करते हैं, उसकी प्रोसेस क्या है, किसके सिग्नेचर होते हैं, कितने कैंडिडेट की सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा उसके अंदर जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स है वह डॉक्यूमेंट्स और ऑनलाइन प्रोसेस से संबंधित जितनी प्रक्रिया से गुजरना होता है, उससे पहले जितनी प्रक्रिया होती है वह सारी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले गाइज जो आपका यूट्यूब चैनल है इसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने जो आसपास आपके दोस्त हैं दोस्त लोगों को बताएं कि आपका जो भाई का जो यूट्यूब चैनल है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि आपको इसमें जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज है इनका जो बेनिफिट है वो बेनिफिट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। इसके अलावा गाइज मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जाति मूल के जो ऑफलाइन फॉर्म होते हैं उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं। जैसे आवेदक का नेम है तो आवेदक का नेम में भी पिताजी का नाम लिख देते हैं। उसके अलावा उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। इसके अलावा जैसे पिताजी का नाम है, पिताजी के नाम में मिस्टेक कर देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आप जो आपका जाति मूल का जो ऑफलाइन फॉर्म है उसको फिल करते समय आप सबसे पहले जो आपके जो मेन डॉक्यूमेंट्स है, मार्कशीट है, आधार कार्ड है, जन आधार कार्ड है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका फॉर्म फिल करें। तो सबसे पहले आप जो आपकी मार्कशीट है, मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपके जो ऑफलाइन फॉर्म है उसको फिल करें, क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म को आप जैसे फिल करोगे तो सेम प्रोसेस ऑफलाइन फॉर्म के अकॉर्डिंग ही होगी। अगर आपने ऑफलाइन फॉर्म गलत भर दिया तो आपके ऑफलाइन फॉर्म में जितनी प्रॉब्लम्स आई उतनी प्रॉब्लम्स ऑनलाइन फॉर्म में आ सकती है, क्योंकि जो ई मित्रा वाला होता है, ई मित्रा वाला जो आपने ऑफलाइन फॉर्म भरा उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्म को फिल करेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ऑफलाइन फॉर्म को बहुत ही सावधानीपूर्वक फिल करें। आपका जो ये यूट्यूब चैनल है इसमें जो प्रेजेंट टाइम में मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं जो जाति मूल से संबंधित, ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आप इस यूट्यूब चैनल में बने रहिए। जो आपको लेटेस्ट में जितनी भी भर्तियां आती है, ऑनलाइन जितनी भी विज्ञप्तियां निकलती है, ऑनलाइन जितनी प्रोसेस होती है, ऑफलाइन जितने फॉर्म भरे जाते हैं, उससे संबंधित जानकारी आपको बार बार दी जाएगी इस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से। और आपके अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है ऑफलाइन फॉर्म फिल करते वक्त तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके आप मेरे से जानकारी ले सकते हो कि ऑफलाइन फॉर्म में ये प्रॉब्लम आ रही है, इसके लिए अब मैं क्या करूं। इसके अलावा अगर कोई अदर फॉर्म, जाति मूल के अलावा भी कोई बहुत सारे अदर्स फॉर्म है जिन फॉर्म की आपको प्रॉब्लम्स आती है, वो प्रॉब्लम्स के बारे में आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करें गाइज। इसके अलावा मैं बता देता हूं कि अगर इसमें आप सक्षम अधिकारी सिग्नेचर कराते हो तो सक्षम अधिकारी में आप आपके जैसे आसपास आस पड़ोस में जैसे सचिव साहब है, आपके सरपंच साहब है, इसके अलावा आपके जो आसपास स्कूल है, स्कूल के लेक्चरर है, इसके अलावा आपके जो पीएचसी है, आपके जो राजकीय चिकित्सालय उसका है, आपके जो पशु चिकित्सालय है उनके पशु चिकित्सालय अधिकारी का सिग्नेचर कर सकते हो। इसके अलावा आप जो आपके स्कूल के जो हेडमास्टर है उनके सिग्नेचर कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स ये आती है कि मैं सिग्नेचर किन के कराऊँ, सिग्नेचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आप सिग्नेचर का सॉल्यूशन आपको बता दिया जा रहा है, बता दिया गया है कि आप सिग्नेचर के लिए टेंशन मत लेना। और आप सिग्नेचर करवाते हो उस वक्त आपको सिग्नेचर करवाते वक्त जिन कैंडिडेट जो गवाह सिग्नेचर कर रहा है या कर रहे हैं, तो उस जगह पे जो सिग्नेचर करते हैं उसी जगह पे आपको सील लगवाना बहुत अनिवार्य है। अगर आप सील नहीं लगवाते हो उस जगह पे तो वो फॉर्म आपका प्रोसेस में नहीं जाएगा, आपको दोबारा वहाँ पे दोबारा चक्कर काटना पड़ेगा, दोबारा जाना पड़ेगा आपको सील लगवाने के लिए। फर्स्ट गवाह के सिग्नेचर होने के बाद आपको सेकंड गवाह के सिग्नेचर करवाने होंगे। तो सेकंड गवाह वो होना चाहिए, फर्स्ट गवाह से अलग होना चाहिए। अगर आपने माना कि आपने फर्स्ट गवाह में आपने जैसे मूल निवास के फॉर्म में आपने पटवारी जी के साइन करवा दिए, पटवारी जी के भी कर सकते हैं। उसके अलावा आपने अगर कोई सरपंच साहब के साइन करवा दिए तो उनके अलावा होना चाहिए। तो सचिव साहब के करवा दिए तो आपने स्कूल के हेडमास्टर के, या स्कूल के हेडमास्टर के नहीं हो तो आप जो आपके नज़दीक में जो सचिव साहब है, सचिव साहब के अदर कैंडिडेट के आप करवा सकते हो सिग्नेचर। तो इसके अलावा ये सिग्नेचर की प्रोसेस पूरी हो गई। अब शपथ पत्र, तो शपथ पत्र में आप शपथ पत्र फिल करते समय बहुत ध्यान रखें।
अगर शपथ पत्र में आप जैसे 18 साल से एज कम है छात्र या छात्रा की, तो उसमें आपके जो माता पिता है या आपके संरक्षक है उनके ही सिग्नेचर करवाए, या 18 साल से एज ज़्यादा है तो आप बालिग वाले ऑप्शन पे सिग्नेचर करवाए, बालिग वाला शपथ पत्र फिल करें। उसके अलावा अगर नाबालिग है तो अपने माता पिता के सिग्नेचर हो ही जाएंगे उसके अंदर। और उसके अलावा आवेदक में साइन आवेदक का करवा सकते हैं या माता पिता का भी करवा सकते हैं, क्योंकि आवेदक सिग्नेचर में जिनकी 18 साल से एज ज़्यादा होती है उनके ही सिग्नेचर होते हैं। इसके अलावा अगर आपके क्षेत्र के हिसाब से चल जाते हैं तो कोई बात नहीं है, आप अपने क्षेत्र के हिसाब से करवा सकते हैं। हमारे तो आवेदक में माता पिता के भी चल जाते हैं, आवेदक के भी चल जाते हैं, परंतु शपथ पत्र में तो उनके माता पिता के चलते हैं। माता पिता के अलावा उनके जो संरक्षक होता है संरक्षक के चल जाते हैं। इसके अलावा आप उसके साथ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अटैच करोगे, तो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने से संबंधित मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप डॉक्यूमेंट्स से सबसे पहले जो कैंडिडेट का आधार कार्ड है, आधार कार्ड अटैच करें। आधार कार्ड के बारे में जन आधार कार्ड, जन आधार कार्ड के बारे में राशन कार्ड, राशन कार्ड के बारे में जो आपका जाति है तो जाति से संबंधित सर्टिफिकेट। अगर मूल निवास अपलोड कर रहे हो तो मूल निवास से संबंधित सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास मूल निवास संबंधी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका जो पहचान पत्र होता है, जिनको अपन वोटर आईडी बोलते हैं, पहचान पत्र लगा सकते हैं। आपका जो लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है वो लगा सकते हैं। इसके अलावा जो आपके जाति मूल तो हो ही गए, तो ये 4 महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है: आधार, जन आधार, राशन कार्ड। और उसके अलावा राशन कार्ड के बाद में आपको पहचान पत्र या जाति मूल से कोई सा भी डॉक्यूमेंट्स, एक डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। या आपका भाई बहन का जाति मूल बना हो, बड़े वाले भाई बहन का, छोटे वाले भाई बहन लगा सकते हैं। अगर किसी का नहीं हो तो आप वोटर आईडी ज़रूर लगा सकते हैं। तो ये थी जाति मूल से संबंधित जानकारी। इसके अलावा अगर आप जाति का फॉर्म फिल करते हो तो जाति में आपके संबंधी जो पटवारी जी होते हैं, पटवारी जी के सिग्नेचर की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पटवारी जी के सिग्नेचर के बगैर मतलब है आपका जो जाति का फॉर्म है वो आगे प्रोसेस नहीं कर पाएगा। और बहुत सारी जगह पे क्या होता है कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ऑनलाइन जो तहसीलदार साहब के द्वारा जो नकल वेरीफाई होती है, जमाबंदी वेरीफाई होती है, डिजिटल नकल, उससे जाति अप्रूव हो जाता है। तो आप आपके क्षेत्र के हिसाब से, आपका जो क्षेत्र है उस हिसाब से आप आपका जाति का फॉर्म तैयार करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। वीडियो देखने के बाद आपको सारी प्रोसेस का मालूम चल जाएगा कि आपके फॉर्म भरते वक्त क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, कैसे फॉर्म भरना चाहिए, और अदर जो डिटेल्स है, डॉक्यूमेंट से संबंधित प्रॉब्लम्स है, वह सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसके बाद में मैं आपको ले चलता हूँ जाति मूल के जो ऑफलाइन फॉर्म भरते हैं, ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो मैं ले चलता हूँ ऑफलाइन फॉर्म भरने की प्रोसेस की ओर। तो चलते हैं अपन ऑफलाइन फॉर्म भरने से संबंधित जानकारी की ओर। मैंने आपको ऑफलाइन जो जाति मूल के फॉर्म भरना सिखाया था, उसके बाद में जैसे आप ई मित्रा पे आपके जाति मूल के जो ऑफलाइन फॉर्म देंगे डॉक्यूमेंट सहित सिग्नेचर करवाने के बाद कंप्लीट करके, तो उसके बाद में ई मित्र वाला प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद आपके सामने राजस्थान सरकार कार्यालय उपखंड अधिकारी लिखा हुआ जो जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र, इस तरीके से आएगा। तो मैं मेरा खुद का सेल्फ जाति आपको बता रहा हूँ, इस टाइप से जाति का जो आएगा। और आपको इस तरीके से जो स्टेशनरी आती है ई मित्रा की, उसमें प्रिंट करके देंगे। तो इसमें आपका जो नाम है वो सारी चीज़ें एक बार कंफर्म कर ले कि सही है या गलत है। अगर गलत है तो उसको आप दोबारा अपडेट करवाइए। और बाकी जो आपकी जाति है वो भी अच्छी तरीके से चेक कर ले, एड्रेस चेक कर ले। उसके बाद में टोटल डिटेल्स आप एक बार चेक कर ले अच्छी तरह से। और जो वैलिडेट सिग्नेचर होता है, बहुत सारे मित्र वाले क्या करते हैं कि इसको प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में रहने देते हैं, उसको राइट नहीं करते हैं। तो राइट करने के लिए इसको एडोब रीडर पे या फॉक्सीट रीडर पे जाना पड़ता है। उसके बाद ये फाइल आगे प्रोसेस होती है, उसके बाद राइट का चिन्ह आता है। तो इस प्रकार ये जाति प्रिंट हो गया। जाति के बाद मैं आपको मूल निवास बताता हूँ। तो गाइस मूल निवास है, मूल निवास इस तरीके से प्रिंट होकर आएगा। वहाँ पे जहाँ पे जाति लिखा हुआ उसकी जगह पे यहाँ पे मूल निवास प्रमाण पत्र लिखा हुआ आएगा। उसके जो क्रमांक नंबर है वह क्रमांक नंबर बिल्कुल अलग से आएंगे। इसके अलावा इसमें भी आप नाम डिटेल्स, जो भी आपके नॉर्मल डिटेल्स है उसको आप अच्छी तरीके से चेक कर ले। इसके बाद में आपका जो फ़ोटो है, फ़ोटो जो जन आधार के अंदर होगा वही अभी प्रेजेंट टाइम में आएगा। अगर आप ऑफलाइन फॉर्म में जो अच्छा फ़ोटो लगा रहे हो और जन आधार में पुराना ओल्ड फ़ोटो है वह थोड़ा अच्छा नहीं है, तो आप सबसे पहले आप जन आधार अपडेट करवाइए। उसके बाद में आपको इस तरीके से थोड़ा ठीक ठाक फ़ोटो मिल जाएगा। बाकी नॉर्मल फ़ोटो जो जन आधार में पुराने टाइम का है, जब भी आपने 2-4 साल पहले भामाशाह बनाया था, तो वही फ़ोटो आपके जन आधार में रहेगा, या उसको चेंज करवाए। उसके अलावा जो नॉर्मल डिटेल्स है वो डिटेल्स सही सेम ही रहेगी। जाति में और मूल निवास में थोड़ा डिफरेंस रहेगा,
क्योंकि ये अलग अलग वर्क करता है, अलग अलग जगह अलग अलग वर्क करेगा, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के रूप में का वर्क करेगा। इसके अलावा प्रेजेंट टाइम में इसमें टोकन नंबर होना ज़रूरी है। अगर किसी कैंडिडेट के पास में अभी टोकन नंबर वाला जाति मूल नहीं है तो वो लेटेस्ट में न्यू जाति मूल बनाए। 2017 के पहले टोकन नंबर नहीं आते थे और अभी प्रेजेंट टाइम में टोकन नंबर आने लग गए हैं। तो जो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं तो उसमें टोकन नंबर बहुत ज़रूरी है। तो आप जल्दी से जो आपके जो ओल्ड जाति मूल है उसको चेंज करवाए। और न्यू फॉर्म भरने के लिए SC ST और बोनाफाइड के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि ऑफलाइन प्रोसेस जो सारी ऑफलाइन प्रोसेस थी उसके अकॉर्डिंग आप आपका फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसमें भी बोनाफाइड में भी मूल निवास में आप विशेषकर ध्यान रखें कि जब भी आप इसको प्रिंट कराएं इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं रहने दें। बाकी चल सकता है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हेलो गाइस नमस्ते गाइस, मैं आपको आज जाति प्रमाण पत्र है SC ST का जो न्यू फॉर्म आया 2 पेज का, उसके बारे में आपको ऑफलाइन भरना डिटेल से बताऊंगा। तो गाइस पहले क्या कि 3 पेज का जो ऑफलाइन फॉर्म आता था आजकल वो 2 पेज का आ गया, उसको शॉर्ट में कर दिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको जो जाति का ऑफलाइन फॉर्म है वो बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जाति का जो ऑफलाइन न्यू फॉर्म है, ये फॉर्म है, ये अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, हाल ही में आया ही है। इस साल 2022 का आया हुआ, पहले 2021 में अदर टाइप का था। तो इसमें जो टोटल डिटेल्स दे रखी है, इसमें किसके साइन होंगे, कितने टीचरों के साइन होंगे और पटवारी के साइन कहाँ होंगे, शपथ पत्र में साइन किन के होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और नॉर्मल फॉर्मेलिटीज़ क्या क्या होती है, वो सारी चीज़ें, फ़ोटो कहाँ लगेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आपके जो आसपास आपके दोस्त लोग हैं उनको आपका जो यूट्यूब चैनल है इसके बारे में आप बताइए ज़रूर। इसके अलावा मैं आपको ले चलता हूँ जो जाति की जो मेन हेडिंग है उस हेडिंग में। तो सबसे पहले मैं हेडिंग में आपको बताना चाहता हूँ कि दोबारा बताना हूँ कि ये फॉर्म ओनली फॉर SC ST कैंडिडेट के लिए है। ये जाति का फॉर्म केवल SC ST कैंडिडेट के लिए है, जो SC ST में आते हैं उनके लिए ही है। SC को यहाँ पे अनुसूचित जाति कहते हैं और ST को अनुसूचित जनजाति बोलते हैं हिंदी में। तो ये जाति का फॉर्म है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना होगा कि आवेदक के मुखिया के जनाधार नंबर, जो आवेदक है उनके जनाधार नंबर है मुखिया के, यहाँ पे आपको फिल करने होते हैं। जो आपके मम्मी है तो मम्मी के नाम पे जो जनाधार संख्या होती है आपके मम्मी के फ़ोटो के पास में, वो यहाँ पे आपको बड़े बड़े अंकों में दे रखी वो यहाँ पे फिल करनी होगी। इसके अलावा यहाँ पे आपका आवेदक का नवीनतम फ़ोटो लगाना होगा। परंतु मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे नवीनतम फ़ोटो लगाने से कोई मतलब नहीं रहेगा। आपको आपका जो जनाधार डाटा है उसको आप अपडेट करना होगा। जो जनाधार के अंदर जो फ़ोटो होगा वही फ़ोटो यहाँ पे ऑनलाइन में आएगा। उसके अलावा जो आपका नाम है, आपके जन्म डेट है, आपका जो एड्रेस है, वह सारी चीज़ें यहाँ पे जनाधार में कंप्लीट करें। उसके बाद ही आपको यहाँ पे वह सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देगी। सारी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे ओपन होंगी ऑनलाइन के टाइम पे। आगे चलते हैं। तो नंबर 1 में प्रार्थी का नाम आएगा। यहाँ पे जो प्रार्थी है, प्रार्थी लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, महिला हो सकता है, पुरुष हो सकता है, जो भी प्रार्थी है यहाँ पे उसका नाम आएगा। अपने डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से यहाँ पे फिल करें। उसके अलावा आवेदक के पिता का नाम 2 नंबर पे, आवेदक का जो पिता है उसका नाम यहाँ पे आएगा। आवेदक के पिता का नाम सेम उसी प्रोसेस में लिखे जो आपके मार्कशीट में है, आपके जनाधार कार्ड में है, आपके आधार कार्ड के अंदर, वो सेम यहाँ पे लिखे। इसके बाद तीसरा बिंदु है आवेदक की माता का नाम। यहाँ पे आपको आवेदक की जो माता है उसका नाम यहाँ पे आपको फिल करना होता है। इसके अलावा चौथा बिंदु है। चौथा बिंदु में माता पिता का नाम ज्ञात नहीं होने की स्थिति में संरक्षक का नाम। अगर आपके माता पिता है परंतु उनका नाम ज्ञात नहीं है या आपके माता पिता नहीं हैं तो आप संरक्षक का नाम लिखें। तो आप यहाँ पे संरक्षक का नाम लिखें। इसके अलावा आगे का जो 5वां पॉइंट है निवास स्थान का पूर्ण पता। तो इसमें निवास स्थान के पूर्ण पते में कैमे देर का वर्तमान पता। अगर वर्तमान में आप कहाँ रह रहे हो वहाँ पे आपको यहाँ पे आपका गांव का नाम आ जाएगा। उसके बाद आपकी ग्राम पंचायत आ जाएगी, उसके बाद तहसील आ जाएगी, तहसील बाद अपना ज़िला आ जाएगा, उसके बाद राजस्थान। इसके अलावा आपका अगर स्थायी पता और वर्तमान पता सेम है तो यहाँ पे आप सेम ही फिल कर दे। उसके अलावा 6 नंबर पे चलते अपन
तो यहाँ पे गांव या शहर का नाम आएगा, जो आपका गांव है उसका गांव का नाम या शहर का नाम आएगा। उसके बाद में आपकी तहसील कौन सी है, तो यहाँ पे तहसील का नाम आएगा। आपका ज़िला है, ज़िला का नाम आएगा। आपका राज्य राजस्थान है तो यहाँ पे राजस्थान आएगा। 7वां नंबर है, क्या आपका परिवार राजस्थान के मूल निवासी है। अगर राजस्थान का मूल निवासी है तो आपको यस पे क्लिक करना होगा, अगर नहीं है तो नहीं पे क्लिक करना होगा। परंतु लगभग राजस्थान के मूल निवासी होते हैं तो यहाँ पे आपको यस करना होगा इस चेकबॉक्स में। यदि नहीं है तो आवेदक का मूल निवास, अगर आप राजस्थान के मूल निवासी नहीं करते हो तो कौन से राज्य से आए हुए आप राजस्थान में, आपका ज़िला कौन सा था पहले, तहसील कौन सी थी, और यहाँ पे आपको पता फिल करना होगा। उसके अलावा जो 8 नंबर पॉइंट दे रखा है, तो 8 नंबर पॉइंट पे आपको आपकी जन्म दिनांक सही लिखनी है। यहाँ पे अपने मार्कशीट या अपने डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आपका जन्म स्थान कहाँ है। अगर लड़की है तो लड़की का जन्म स्थान, उसका जो पिताजी है उसके पिताजी के यहाँ का लिखने में आएगा। अगर जिनकी शादी हो गई महिला है उनका जन्म स्थान अपने पिता के यहाँ का लिखने में आएगा। बाकी जो अदर कैंडिडेट है उनका जन्म स्थान उनका गाँव ही होगा। उसके बाद उनकी उम्र आएगी। यहाँ पे 9वां पॉइंट है, उसमें लिंग महिला या पुरुष है उसका आएगा। तो पुरुष है तो पहले वाले चेक बॉक्स में जाएगा, महिला है तो दूसरे वाले चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। उसके अलावा यहाँ पे राइट करना है। अगर आपकी वैवाहिक स्थिति, अगर आप विवाहित है तो विवाहित वाले चेक बॉक्स पे क्लिक करें, अगर अविवाहित वाले चेक बॉक्स पे राइट करें। आगे का जो बिंदु है 10 नंबर बिंदु, उसमें धर्म आवेदक का, जो आवेदक का धर्म है तो यहाँ पे हिंदू है तो हिंदू कर देना, और बाकी SC ST के लिए यही है तो हिंदू रहेगा। अगर अदर धर्म हो अदर धर्म भी यहाँ पे कर सकते हो। उसके अलावा जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए तो उपजाति। अब उपजाति जाति SC हो गई, ST हो गई, तो उपजाति जो भी है आपके मीना है या अदर है, जो भी कास्ट है वो यहाँ पे आ जाएगी। 11वें नंबर धर्म पिता का, अगर पिता का धर्म अलग है तो अलग यहाँ पे कर सकते हो। जाति क्या है पिता की, यहाँ पे जो कर है उस कर सकते हो। SC ST जो भी है OBC। उसके अलावा यहाँ पे उपजाति यहाँ पे आ जाएगी, उपजाति जो होगी यहाँ पे उपजाति यहाँ पे आ जाएगी। उसके अलावा 12 नंबर पॉइंट है, प्रार्थी ने शिक्षा व्यवसाय आदि में किस जाति धर्म का अंकन कर रखा है। तो यहाँ पे जिस धर्म का अपने जाति शिक्षा में धर्म का अंकन कर रखा है वह धर्म यहाँ पे आ जाएगा। हिंदू है तो हिंदू आ जाएगा। उसके अलावा 13 नंबर मोबाइल नंबर, यहाँ पे जो कैंडिडेट के मोबाइल नंबर है उसके पिता के मोबाइल नंबर आएंगे जिस पर प्रार्थी आवेदन से संबंधित SMS द्वारा सूचना चाहता है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप यहाँ पे मोबाइल नंबर अटैच करते हो तो ये मोबाइल नंबर सेम आपके जनाधार में अटैच होना चाहिए। अगर आपके जनाधार में मोबाइल नंबर अटैच नहीं है तो यहाँ पे आपका मोबाइल में मैसेज नहीं आएगा, क्योंकि आपके जनाधार पोर्टल में जो मोबाइल नंबर अटैच होंगे वही आपका जो मोबाइल नंबर होगा, उसी में ही आपके जो मोबाइल से संबंधित जो मैसेज आता है, जाति से संबंधित जो मैसेज आएगा वह वहाँ पे आएगा। तो सबसे पहले अपने जनाधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करवा ले। यहाँ पे शपथ दे रखी है कि मैं तस्दीक करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही है। ये जो उपरोक्त तथ्य है, विवरण है जो मैंने फिल किए हैं, मेरे हाथ से मैंने भरे हैं ऑफलाइन फॉर्म में, तो ये सारे तथ्य सही है, मैंने सही भरे हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको जिस दिनांक को आप फॉर्म भर रहे हैं वो दिनांक यहाँ पे भरनी होगी। उसके अलावा यहाँ पे स्थान, अब आपका गांव कौन सा है या ग्राम पंचायत कौन सी है, वहाँ पे आप स्थान का नाम लिख सकते हो। उसके अलावा आपको यहाँ पे जो आपके आवेदक के हस्ताक्षर है वो आवेदक के हस्ताक्षर यहाँ पे आपको फिल करने होंगे। आवेदक के हस्ताक्षर यहाँ पे फिल करने के लिए अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि आवेदक के जो हस्ताक्षर फिल करते हो आप, तो आवेदक के हस्ताक्षर फिल करने के लिए सबसे पहले आपको आपके एज के अकॉर्डिंग चलेगा ये। अगर कोई नाबालिग लड़का या लड़की है तो उसके जो संरक्षक है या माता पिता है उनके सिग्नेचर यहाँ पे होंगे। तो 18 साल से अगर लड़का या लड़की की आयु 18 साल से कम है तो उनके पिताजी के या माता के साइन होंगे, या 18 साल से अगर आयु ज़्यादा है तो जो प्रार्थी है उसके सिग्नेचर यहाँ आवेदक के साइन यहाँ पे हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। इसमें 2 पेज दे रखे हैं और दोनों पेज, फर्स्ट पेज कंप्लीट हो गया, सेकंड पेज पे चलते हैं। अब गवाह उत्तरदायी व्यक्ति है
जो उत्तरदायी व्यक्ति के सिग्नेचर आपको कराने होंगे। तो ये एक पूरा का जो फर्स्ट वाला उत्तरदायी गवाह का है, इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि इसमें जो गवाह के बारे में दे रखा है, इसमें सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि आपके जो आसपास अगर सरपंच साहब है तो सरपंच साहब के सिग्नेचर रहेंगे पहले वाले गवाह में। अगर पटवारी जी है तो पटवारी जी के चल सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा आपके स्कूल के लेक्चरर हैं उनके चल सकते हैं। इसके अलावा सचिव साहब के चल सकते हैं। तो आप यहाँ पे अगर सिग्नेचर कराते हो ये ऑटोमेटिक वही भर देंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। गवाह का नाम में जो भी सिग्नेचर करेंगे उनका नाम यहाँ आ जाएगा, उनके पुत्र पुत्री श्री उनके पिताजी का नाम यहाँ आ जाएगा, उनका निवासी यहाँ आ जाएगा, उनका विभाग कौन सा है, शिक्षा विभाग है, पंचायत विभाग है, वह यहाँ पर राजस्व विभाग है, जो भी विभाग है यहाँ पे आ जाएगा। उनका पद है, पटवारी जी है तो पटवारी आ जाएगा यहाँ पे, सचिव है तो सचिव साहब सचिव आ जाएगा यहाँ पे, टीचर है तो अध्यापक आ जाएगा, लेक्चरर आ जाएगा। उसके अलावा ये कंप्लीट होने के बाद जो आगे की प्रोसेस है उसमें इसमें क्या है कि प्रार्थी। अब प्रार्थी क्या हुआ, प्रार्थी तो लड़के के लिए आता है, प्रार्थिया लड़की के लिए आता है। तो प्रार्थिया जो होता है, जो कैंडिडेट है, जो फर्स्ट में जो फॉर्म भरा है, जाति में हेडिंग में नाम लिखा है यहाँ पे उसका नाम आएगा। उसके बाद में उसके पिताजी का नाम यहाँ पे आएगा। और हमेशा आपको बता देता हूँ कि जाति प्रमाण पत्र हमेशा पिताजी के नाम से बनता है, पति के नाम से कभी नहीं बनेगा लाइफ में। उसके अलावा यहाँ पे निवासी आ जाएगा कैंडिडेट का। उसके अलावा आप अनुसूचित जाति से SC ST से हो तो यहाँ पे राइट कर देना। उसके अलावा आपकी उपजाति क्या है, जाति हो गई आपकी SC ST, उपजाति में आप जो भी है मीना है या अदर कास्ट है तो यहाँ पे आप फिल कर दे। इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे अगर आप सचिव साहब के साइन करवा रहे हो तो यहाँ पे सचिव साहब के साइन और सील होना बहुत अनिवार्य है। उसके बाद ही आपका गवाह का पहला जो परफॉर्मा है जाति का वो कंप्लीट होगा। इसके बाद में ये कंप्लीट होने के बाद चलते हैं अपन सेकंड में। तो सेकंड गवाह, अब सेकंड गवाह में बता देना चाहता हूँ मैं आपको, सेम वही प्रोसीजर रहेगी। पहला गवाह कंप्लीट हो गया है तो सेकंड गवाह में बता देता हूँ कि जो पहला गवाह के साइन करवाए वो सेकंड में नहीं करवाने हैं, आपको सेकंड से हट के करवाने हैं। चाहे लेक्चर के करवा दो, चाहे आप सरपंच साहब के करवा दो, विभाग वही हो सकता है। जैसे आप स्कूल में साइन करवाने गए तो 2 टीचर मिल गए, सील वही है सेम है, तो 2 लेक्चरर मिल गए, प्रिंसिपल साहब है या अदर लेक्चरर है तो उनके सिग्नेचर आप करवा सकते हो अलग अलग कैंडिडेट के। परंतु एक ही कैंडिडेट के सिग्नेचर 2 जगह नहीं करवाने, उससे आपका फॉर्म गलत हो सकता है। तो मैं बता देना चाहता हूँ आपको, वही प्रोसेस रहेगी वापस, सेम प्रोसेस। तो सबसे पहले जो गवाह साइन करेगा उनके साइन, जो गवाह साइन करेंगे उनके साइन यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट में वही आ जाएगा सिग्नेचर से संबंधित। उसके अलावा पहला सिग्नेचर संबंधित आ गया, सिग्नेचर संबंधित जो साइन करते हैं उनका खुद का नाम आ गया। यहाँ पे गवाह का फर्स्ट का जो सेकंड गवाह उसका नाम, उनके पिताजी का नाम, निवासी, उसके अलावा कौन से विभाग से हो और उनका पद क्या वो खुद भर देंगे, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में अपन आगे की प्रोसेस करते हैं। तो आगे की प्रोसेस में प्रार्थी का नाम, जो फर्स्ट में अपन ने जाति के फॉर्म में भरा था हेडिंग में, कौन प्रार्थी किसके नाम पे जाति मूल बनाना चाहते हैं, तो उनका जो जाति में मूल में जो प्रार्थी में ऊपर फॉर्म फर्स्ट में हेडिंग में फॉर्म भरते हैं वही यहाँ पे आएगा। तो अपन जाति का फॉर्म भर रहे हैं तो जाति में जो नाम भरा था प्रार्थी का वही सेम यहाँ आ जाएगा आपका नाम। उसके बाद में पिताजी का नाम, उसके बाद में निवासी, उसके बाद में जाति SC ST ये इसमें आ गई। इसके अलावा आपकी जाति क्या है, उपजाति, वो तो उपजाति यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे जो सर है उन्होंने यहाँ पे डिटेल भरी है तो वो यहाँ पे सिग्नेचर और सील करेंगे। तो यह दोनों जो गवाह है इनमें साइन और सील होना बहुत ज़रूरी है, यह आप विशेषकर ध्यान रखें। चलते हैं अपन शपथ पत्र की ओर। अब इसमें यह पहले फॉर्म आता था, पुराना फॉर्म, उसमें शपथ पत्र अलग से आता था, इसमें शपथ पत्र एक साथ कर दिया गया है। तो ये पूरा शपथ पत्र इसमें बता दिया गया अलग से। तो मैं शपथ पत्र के बारे में बताऊं आपको। यह है शपथ पत्र। यह शपथ पत्र है। इस शपथ पत्र में आपको अगर आपकी एज 18 साल से अबव है तो आप खुद के नाम से शपथ पत्र भर सकते हैं।
अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो आपके पिताजी या माता के नाम से, संरक्षक के नाम से शपथ पत्र भरने में आएगा। तो मैं आपके, अगर आपकी 18 साल एज है तो मैं खुद के नाम पे फिल करके बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे प्रार्थी का नाम आ जाएगा। प्रार्थी के नाम के बाद में यहाँ पे जैसे प्रार्थी का नाम आता है, उसके बाद में यहाँ पे उनके पिता का नाम, उसके बाद निवासी वाले गांव या शहर, उसके बाद में तहसील, जिला होने कंप्लीट होने के बाद राजस्थान का हूँ मैं, शपथ पत्र बयान करता हूँ कि यहाँ पे आपकी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो भी हो उस पर टिक कर दे। उसके बाद में यहाँ पे सम्मिलित जाति, आपकी जाति का नाम यहाँ पे लिख दे। उसके बाद में मैं उपरोक्त प्रकरणों की साक्ष्य हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र साक्ष्य उपलब्ध कराने को तैयार हूँ। और तीसरा पॉइंट है, मैं और मेरा परिवार अन्य राज्य के से राजस्थान में माइग्रेट विस्थापित होकर नहीं आए हैं। यह है कि मैंने किसी भी जिले प्रदेश से जाति का प्रमाण पत्र नहीं बनाया है। अब यहाँ पे जिन्होंने जो शपथ ली है उसके शपथ लेने वाले के यहाँ पे सिग्नेचर होंगे इस जगह पे। अगर आपके पिताजी ने शपथ ली है, पिताजी का नाम फर्स्ट में फिल किया है अपने शपथ पत्र में, तो पिताजी के सिग्नेचर हो जाएंगे। अगर माता ने यहाँ पे शपथ ली है तो माता के नाम में सिग्नेचर हो जाएंगे। अगर आपके माता पिता नहीं है, संरक्षक है, तो संरक्षक के नाम पे यहाँ पे शपथ पत्र फिल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी एज लड़का या लड़की है, उनकी 18 साल एज, 18 या 18 से ज़्यादा एज है, तो प्रार्थी के नाम से यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट जो पूर्ति है जाति की उसकी और। तो नेक्स्ट पूर्ति में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे बता रखा है नेक्स्ट में, जाति प्रमाण पत्र की पुष्टि के लिए पटवारी जी के साइन करवाने बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारी जगह क्या होता है कि आजकल डिजिटल ज़माना है, तो डिजिटल नकल, तहसीलदार साहब के जो साइन होते हैं वो डिजिटल नकल आने लग गई है। तो बहुत सारी तहसील वाले क्या करते हैं, डिजिटल नकल से भी जाति को वेरीफाई कर देते हैं, और बहुत सारी जगह नहीं करते हैं। अगर आपको मालूम हो आपके क्षेत्र के बारे में, तो आप डिजिटल नकल से भी आप जाति को वेरीफाई करवा सकते हो। जो गवाह है उनके सिग्नेचर करवा, साइन सील करवा के, कंप्लीट करवा के, डॉक्यूमेंट्स लगा के। अगर नहीं होता है इससे, तो आप पटवारी जी के साइन करवाना बहुत ज़रूरी है। तो आप पटवारी जी का साइन करवाएंगे, उसके बाद ही आपका जाति का फॉर्म कंप्लीट होगा। तो जाति की पुष्टि हेतु प्रथमतया राजस्व रिकॉर्ड यथा भूमि जमाबंदी या अन्य दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में हल्का पटवार जांच रिपोर्ट। आप इस बिंदु को जरूर समझे। यहाँ पे देखो समझा रखा है कि ऑनलाइन आपके पास अगर डाटा नहीं है, अगर ऑनलाइन आपके पास जमाबंदी नहीं है, तो आपको पटवारी जी से इसमें रिपोर्ट करवानी होगी। परंतु मैंने पहले बता दिया गया है कि पटवारी जी अगर इस बात से संतुष्ट नहीं है, अगर वह सिग्नेचर करना चाहते हैं कि नहीं मेरे सिग्नेचर से ही जाति अप्रूव होगा, अगर ऑनलाइन जो जमाबंदी होती है उसके अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, तो यहाँ पे आपको ये डिटेल कंप्लीट करवानी होगी आपका जो संबंधित पटवारगर है उससे। और उसके लिए पटवार जी राशन कार्ड या अदर डॉक्यूमेंट्स, जो एड्रेस प्रूफ है वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मांगते हैं, तो उसकी कॉपी आपको इसमें साथ में ले जानी है। तो श्रीमान मुताबिक जांच गवाहों एवं शपथ पत्र के आधार पर आवेदक श्रीमती कुमारी, यहाँ पे कैंडिडेट का नाम आ जाएगा। पुत्र पुत्री श्री, यहाँ पे उनके पिताजी का नाम आएगा। निवासी का नाम आ जाएगा कि है कि यह अनुसूचित जाति या जनजाति SC ST का है, तो यहाँ पे उसकी जाति आ जाएगी। जैसे वह जाति फिल कर देगा, उसके बाद में प्रार्थी का राशन कार्ड नंबर। तो आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे राशन कार्ड जो नंबर दे रखा है वो राशन कार्ड दे दिया, तो यहाँ पे राशन कार्ड आपको ले जाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे राशन कार्ड लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका जो जाति का फॉर्म है वो आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। अगर पटवारी जी साइन नहीं करेंगे तो आपका जाति का फॉर्म कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसके अलावा ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद जो आपका अगली नेक्स्ट प्रोसेस है, इसमें हस्ताक्षर पटवारी, जो आपके जो पटवारगर है वहाँ से आपके जो संबंधित पटवारी है वहाँ वो आप सिग्नेचर करेंगे। अगर उनके पास सील होती है या सील रहती है तो सील भी यहाँ पे लगा देंगे। अगर वह सील नहीं लगाते हैं तो भी पटवारी जी के जो सिग्नेचर हो जाते हैं, तो पटवारी जी के सिग्नेचर से आपका जाति अप्रूव्ड हो जाएगा, आपका जाति वेरीफाई हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद में यहाँ पे खुद पटवारी जी पटवार हल्का नंबर लिख देंगे, यहाँ पे तहसील कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे उपखंड क्या है उनका उपखंड कर देंगे, जिला कौन सा जिला कर देंगे। ये हुई सारी चीज़ें सिग्नेचर से लेके फॉर्म, ऑफलाइन फॉर्म कंप्लीट करने तक की। नेक्स्ट प्रोसेस में आएंगे, फॉर्म के बारे में इंस्ट्रक्शन दे रखा है, तो मैं आपको इंस्ट्रक्शन के बारे में बता देता हूँ कि ये इंस्ट्रक्शन दे रखा सारा।
तो आप इसमें नवीनतम फ़ोटो चिपकाए, और मैंने बता दिया कि फ़ोटो चिपकाने से काम नहीं चलेगा, आपको आपके जनाधार को अपडेट करना होगा, उसमें जो फ़ोटो होगा वही आएगा। और इसमें बता रहा हूँ कि अगर आपके पास अगर जाति का प्रूफ आपका नहीं है तो आपका जो माता पिता है, आपका भाई बहन है, उनका जाति का प्रमाण पत्र इसमें लगा सकते हैं या पहचान पत्र लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर नगर पालिका क्षेत्र में है तो आप ग्राम पंचायत द्वारा भूखंड पट्टे में जो अंकित जाति है वो लगा सकते हैं। इसके अलावा आपके जो अदर डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के साइन करवाते हो तो उसमें सिग्नेचर करवाने में मैं बता देता हूँ कौन कौन से व्यक्ति के सिग्नेचर करवा सकते हैं। इसमें लिखा हुआ स्पष्ट आप पढ़ सकते हैं। देखो इसमें संसद सदस्य दे रखा है 2 व्यक्तियों के सिग्नेचर में। संसद सदस्य के बाद अलावा देखो इसमें विधानसभा सदस्य दे रखा है, राज्य अधिकारी कर्मचारी है, जिला प्रमुख साहब है, प्रधान साहब है, उसके अलावा जिला परिषद सदस्य है, सरपंच साहब के सिग्नेचर चल सकते हैं, इसमें ग्राम सेवक साहब के सिग्नेचर चल सकते हैं, पटवारी जी के साइन चल सकते हैं, महापौर के सिग्नेचर चल सकते हैं, जो सचिव होते हैं उनके, नगर निगम सदस्य हो सकते हैं, शहर के लिए नगर पालिका के सदस्य हो सकते हैं। उसके अलावा स्कूल के हेड मास्टर साहब हो सकते हैं, हेड मास्टर साहब के सिग्नेचर आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके स्कूल में हेड मास्टर है तो हेड मास्टर साहब उसमें साइन कर देंगे तो वो भी चल जाएंगे। और संबंधित पीएचसी आपके राजकीय चिकित्सालय है तो राजकीय चिकित्सालय के साइन चल जाएंगे। उसके अगर आपके पीएचसी डॉक्टर साहब है तो डॉक्टर साहब के सिग्नेचर आपके जाति में चले जाएंगे। बीडीओ साहब के सिग्नेचर जाति में चले जाएंगे। जो सहायक अभियंता होते हैं उनके सिग्नेचर चल जाएंगे। और अगर आपके पास इसके अलावा अगर 6 नंबर पर दे रखा है कि पुराना जाति प्रमाण पत्र की प्रति यदि ऑनलाइन हो तो वो भी चल सकती है। इसके अलावा इसमें तो आपको बता देता हूँ कि आप इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। मैंने जो सारी डिटेल्स है एससी एसटी के जो फॉर्म भरते हैं जाति का, उसके ऑफलाइन की प्रोसेस मैंने टोटल बता दी। जितना निचोड़ था मेरे पास वो मेरे टोटल मैंने बता दिया है आपको। अगर उसके बाद भी आपको कमी लगती है कि क्या सर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके मेरे को बताएं। मैं आपको 24 घंटे आपको हेल्प मिलेगी। जब भी मेरे को पता लगेगा कि ये प्रॉब्लम्स है इन कैंडिडेट की आ रही है, ये मेरे को पूछा है कि ये प्रॉब्लम्स आ रही है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं आपके लिए तत्पर तैयार हूँ। और इसके अलावा इसके अंदर अब इसमें बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूँ आपको मैं कि इसमें डॉक्यूमेंट्स आधार है कैंडिडेट का, जनाधार है, राशन कार्ड है। अगर आपके परिवार में पुराना जाति मूल बना हुआ है या जाति बना हुआ है, या अगर जाति नहीं बना हुआ है, अगर पहचान पत्र है वो भी 10 साल पुराना होना चाहिए, या इसके साथ में लाइट का बिल है आपके तो वो चल सकता है। तो इसके अंदर आपको टोटल आधार, जनाधार, राशन कार्ड, जाति या वोटर आईडी या लाइट घरेलू लाइट बिल हो तो डॉक्यूमेंट्स से संबंधित आपको मूल 4 डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। अगर आप 4 डॉक्यूमेंट लगाते हो तो 4 डॉक्यूमेंट से आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। जो आपका फॉर्म है उसको कोई रोकने वाला नहीं है, बिल्कुल वेरीफाई हो जाएगा, आपका जाति अप्रूव्ड हो जाएगा। ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स की जो जेरोक्स होती है उसमें सिग्नेचर करने के बाद आपका जो फॉर्म है आपके जो नज़दीकी ई मित्र है ई मित्र में जमा करा दे। उसके बाद में आपको जो ई मित्र वाला है वो ऑनलाइन करेगा। उस टाइम आपको एक OTP आएगी, वो OTP बतानी होगी। OTP वेरीफाई करने के बाद आपका फॉर्म फिल होगा। फिल होने के बाद वो प्रोसेस में जाएगा। अपने जो ब्लॉक लेवल होता है, ब्लॉक लेवल में 1 प्रोसेस, 2nd प्रोसेस और 3rd प्रोसेस पे अप्रूव्ड हो जाएगा। उसके बाद आपके बार बार जो भी प्रोसेस होगी उसका मैसेज आता रहेगा। जितनी प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस का मैसेज आ जाएगा, 2nd का आ जाएगा, 3rd का आ जाएगा, जो भी प्रोसेस होगी उसका मैसेज आ जाएगा। वो अप्रूव्ड होने के बाद आपका जो जहाँ पे आपने फॉर्म फिल करवाया है ई मित्रा में, वहाँ जाके आपका जो जाति का फॉर्म है वो कंप्लीट आप ले सकते हो। और आपके जो जाति के जो फॉर्म में जो भी सारी चीज़ें बताई मैंने, जो सारे डॉक्यूमेंट्स बताए वो कंप्लीट मैं बता चुका हूँ। अगर उसके बारे में भी अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। आपको जो कमेंट बॉक्स में जो आपके समस्या है, प्रॉब्लम्स है, उसका समाधान आपको जल्दी से जल्दी मिलेगा। इसके अलावा जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन आप खुद भी कर सकते हो खुद के स्तर पे, क्योंकि मैंने जो सारी चीज़ें हैं, जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सारी प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दी है। अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप हमेशा आपका जो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। तो इसके अलावा आपके मन में अगर कोई अदर फॉर्म फिल करना हो
जाति मूल हो गया। इसके अलावा कोई सा भी ऑफलाइन फॉर्म फिल करना हो, उससे संबंधित भी अगर आपको जानकारी की ज़रूरत पड़ती है तो मैं आपकी सेवा में तत्पर तैयार हूँ। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि मेरे को ये फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप फॉर्म कैसे भरें, ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरना है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये था जाति का जो ऑफलाइन फॉर्म भरते हैं उसके बारे में टोटल प्रोसेस। तो वेरी वेरी थैंक्स, वेलकम गाइज। हेलो गाइज नमस्ते गाइज। मैं आपको आज मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु जो आवेदन पत्र होता है उसको मैं ऑफलाइन फिल करना आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी जो फॉर्म ऑनलाइन करते हैं उसका सबका ऑफलाइन फॉर्म होता है। ऑनलाइन के पहले ऑफलाइन फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी होता है और उसमें जो कैंडिडेट होते हैं जिनके नाम है, उसके डॉक्यूमेंट्स है, या अदर कोई सक्षम अधिकारी है या लेक्चरर है या कोई सरपंच साहब है, सचिव साहब, सबके इसमें साइन करवाने पड़ते हैं, कम से कम 2 कैंडिडेट के। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो सबसे पहले ये है गाइज मूल निवास का फॉर्म। आप सभी जानते हैं, आप सभी के काम पड़ता रहता है। क्लास 6वीं क्लास से लेके जहाँ तक अपन पढ़ाई करते हैं, या सर्विस के लिए है या अदर कोई वर्क के लिए, अब सामाजिक वर्क या अदर कोई वर्क है, तो उस सब में मूल निवास की ज़रूरत पड़ती है। मूल निवास अपना एक पहचान है कि यह राजस्थान का मूल निवासी है, गवर्नमेंट ऑथोराइड होता है। इसके माध्यम से हम बहुत सारे अपने जो वर्क होते हैं या कार्य होते हैं वो करवा सकते हैं या कर सकते हैं। तो ये जो मूल निवास का फॉर्म है इसमें शपथ पत्र से संबंधित और इसमें कौन कौन से कैंडिडेट के सिग्नेचर होते हैं उससे संबंधित मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो ये पूरा फॉर्म है 3 पेज का। तो इसमें किसके सिग्नेचर होंगे शपथ पत्र में, किसके नहीं होंगे, इससे संबंधित मैं आपको जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले मैं ले चलता हूँ आपको मूल निवास के जो फॉर्म है उसके हेडिंग में। तो यह है गाइस मूल निवास का फॉर्म, यह है मूल निवास का फॉर्म। तो ये मूल निवास का फॉर्म है। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, इसमें यहाँ पे प्रार्थी का फ़ोटो लगता है, यहाँ पे प्रार्थी का फ़ोटो लगता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे नवीनतम फ़ोटो ही लगाए। पर यह नवीनतम फ़ोटो लगाने से कुछ नहीं होगा। आपको आपका जो ऑनलाइन जो जन आधार का जो पोर्टल है, जन आधार पोर्टल में आप फ़ोटो और सारी डिटेल्स अपडेट कराएं। नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, वह सारी चीज़ें, मोबाइल नंबर है, वह सारी चीज़ें आपको अपडेट करवानी होगी। उसके बाद ही आपका जो मूल निवास है वह सही तरीके से बन के आएगा। वरना आपके जो नाम है उसमें स्कूल में क्या नाम दे रखा है और आपके मूल निवास में आपका क्या नाम आ रहा है, आपकी जाति क्या आ रही है, आपका पिताजी का नाम क्या आ रहा है, आपका फ़ोटो है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगा हुआ है, वह कितना पुराना है, वह सारी चीज़ें आपको देखनी होगी। उसके बाद में आगे का बिंदु है अपने आवेदक का आधार नंबर। प्रेजेंट टाइम में आवेदक का आधार नंबर बहुत ज़रूरी हो गया है। तो सबसे पहले अपने को यहाँ पे आवेदक के जो आधार नंबर है, आवेदक होगा जिसके नाम पे अपन मूल निवास का फॉर्म भर रहे हुए आवेदक होगा, तो आवेदक के आधार नंबर यहाँ पे आएंगे। उसके बाद में आवेदक परिवार के मुखिया का भामाशाह कार्ड या जनाधार कार्ड संख्या, तो यहाँ पे जो आवेदक है उसके जो मुखिया है उसके जनाधार नंबर यहाँ पे आएंगे। उसके अलावा जैसे नेक्स्ट करते हैं, तो नेक्स्ट करने के बाद आगे आता प्रार्थी का नाम। तो अपने को यहाँ पे जो प्रार्थी है, जो कैंडिडेट है, उसका नाम फिल करना होगा। प्रार्थी जिसका अपन मूल निवास बना रहे हैं। 2 नंबर बिंदु पे अपने को पिता या पति का नाम, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे पिता या पति का नाम, अगर लड़की की शादी नहीं हुई है तो उसके पिताजी का नाम आएगा मूल निवास में। अगर लड़की की शादी हो जाती है, अगर उसके बाद आप मूल निवास बनाते हो या कोई महिला का मूल निवास बनाते हो, तो इसमें आपको महिला के पति का नाम फिल करना होगा। केवल लड़कों के लिए यहाँ पे पिता का नाम आएगा। उसके अलावा आगे वर्तमान स्थायी पता, अब प्रेजेंट टाइम में आप कहाँ रह रहे हो वहाँ का वर्तमान स्थायी पता यहाँ पे आपको फिल करना होगा। उसके आगे पिता पति का मूल स्थान, अब जैसे लड़की का ससुराल कहाँ है, अभी प्रेजेंट टाइम में वह कहाँ रह रही है, तो उसका जो पति रहता है, जैसे वहाँ का मूल निवास है, उसके जो आधार में जो एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नाम फिल करे। और अगर लड़का है तो लड़का, अभी लड़का का गांव कौन सा है वह गांव के हिसाब से, या कोई शहर है तो शहर के हिसाब से यहाँ पे फिल करे। 5वां पॉइंट है पिता पति का व्यवसाय।
तो यहाँ पे पिता पति का व्यवसाय, अगर आपका पति कोई कार्य करता है या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है या प्राइवेट काम करता है तो यहाँ पे उसके पति का व्यवसाय आएगा। व्यवसाय में जैसे कृषि हो गया, अदर प्राइवेट जॉब हो गया, कोई टीचर हो गया प्राइवेट टीचर, या गवर्नमेंट जॉब हो गया, या कोई शॉपकीपर हो गया, तो इसमें पिता का नाम भी लड़के के जैसे आएगा। उसके अलावा पिता पति के व्यवसाय का पता। अब आपका जो पिताजी है या आपके पति है वह व्यवसाय कौन सी जगह पे करते हैं, उस जगह का नाम यहाँ पे आपको फिल करना होगा। जैसे आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद में यहाँ पे पिता पति के व्यवसाय के बाद में जन्म स्थान है। अब आपका जन्म स्थान कहाँ हुआ, 7 नंबर पे जो पॉइंट दे रखा है उसको ध्यानपूर्वक समझना आप। जैसे लड़की का जन्म जहाँ होता है, लड़की का पीहर जहाँ है, वहाँ का नाम इसमें आएगा, चाहे कोई सी भी डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे अदर डिस्ट्रिक्ट में हो। जैसे कोई लड़की की शादी भीलवाड़ा में हो गई है और लड़की रहने वाली है जयपुर की, तो उसका जन्म स्थान जयपुर ही आएगा, न कि इसमें भीलवाड़ा आएगा। इसके अलावा जो लड़का है, अब वो लड़का कहाँ रहता है, तो लड़का जिस जगह पे रहता है या जिस जगह पे उसका जन्म हुआ है वहाँ पे उसका नाम आएगा। इसके बाद में 8वें नंबर पे जन्म दिनांक, तो यहाँ पे जो जन्म तारीख है या डेट ऑफ बर्थ है, वह डेट ऑफ बर्थ जो आपके मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको फिल करनी होगी। जो डेट ऑफ बर्थ आपके मार्कशीट में दर्ज की है तो आप उस तरीके से ही यहाँ पे डेट फिल करें। इसके अलावा आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, जनाधार का जो वीडियो बनाया था उसमें, कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जनाधार में अगर सही होगी तभी आपके मूल निवास में यहाँ पे जन्म डेट सही आएगी। चलते 90 पॉइंट की ओर। आपने किस कक्षा तथा और कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की, तो यहाँ पे आपको जो सारा जो पॉइंट दे रखा है उस पॉइंट में आपको 9th नंबर पे जो भरना है उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। तो आपके कक्षा 1 से 9 तक आपने शिक्षण संस्थान कौन से विद्यालय से किया है तो उसका नाम यहाँ फिल कर दे और विद्यालय का एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। 10वीं क्लास आपने पास की कर रखी या नहीं कर रखी है तो वह शिक्षण संस्थान का नाम लिखे। अगर 10वीं पास कर रखी है, स्टूडेंट है तो कर रखी है, उसके बाद स्थान लिखो। 12वीं पास आपने कहाँ से की, कौन से स्कूल से की, उसका स्थान का नाम लिख दो। स्नातक अगर बीए कर रखी है आपने तो कौन सी यूनिवर्सिटी से की और कौन सी कॉलेज से की, वहाँ पे ये कंप्लीट कर दो। अगर आपने एमए कर रखी है तो एमए कहाँ से, कौन से यूनिवर्सिटी से की और कौन से कॉलेज से की, वहाँ पे फिल कर दो। इसके अलावा अगर आपके पास अन्य कोई डिग्री है तो वो आप अन्य डिग्री कर सकते हो। और सबसे बड़ी मोटी मोटी बात बताना चाहता हूँ मैं आपको कि अगर ये सारे जो प्रोसेस बता रखी है उसके बावजूद अगर आपके पास अदर कोई भी अगर शिक्षण संस्थान या कोई डिप्लोमा या कुछ भी पढ़ाई नहीं है, आप अनपढ़ हो, तो यहाँ पे ये बिंदु जो आपका 9th नंबर बिंदु है इसको आप ऐसे खाली छोड़ दें, इसमें कोई दिक्कत नहीं आए। ये आपका जो मूल निवास है वो आराम से बन जाएगा। तो आप 9 नंबर जो बिंदु है जो शिक्षा का स्तर के बारे में बताया गया है वो आप इसको खाली छोड़ सकते हो, डैश डैश कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलते अपन 10 नंबर बिंदु की ओर। स्वयं पिता की अचल संपत्ति का विवरण अगर आपके खुद के नाम पे बना रहे हो तो आपका वर्क कहाँ है, आपका मकान कहाँ है, आपकी संपत्ति कहाँ है, वहाँ का विवरण देना होगा। आपका गांव कहाँ है, गांव के बारे में आपको बताना होगा। जहाँ गांव है वही आपकी संपत्ति है, या जहाँ आपकी मेन संपत्ति है वहाँ का एड्रेस लिखना होगा। इसमें स्वयं की आ गई, अपने पिता की संपत्ति आ गई। अगर पति की है तो पति की भी यहाँ पे आप फिल कर सकते हो, महिला हो तो। चलते अपन 11 नंबर की ओर। क्या मतदाता सूची में स्वयं का, पिता का, पति का नाम है? जो आपके जो वोटर लिस्ट है या मतदान लिस्ट है उसके अंदर आपका या आपके पति का या आपके पिता का नाम दर्ज है, तो दर्ज है तो इसमें हाँ, इसमें आपको यस पे क्लिक करना होगा। दर्ज है तो यहाँ पे यस पे क्लिक कर दो। चलते 12 नंबर पॉइंट की ओर। ये केवल स्पेशल लड़की के लिए है। आपका परिवार राजस्थान में कितने वर्षों से रह रहा है, तो इसमें आपको जन्म से कर देना है। तो आपका जो ये बिंदु है इसके अंदर आपका परिवार राजस्थान में कितने वर्षों से रह रहा है, जन्म से। अगर आपका परिवार राजस्थान से बाहर से आया हुआ है, जैसे माना कि एमपी से, यूपी से आया हुआ है राजस्थान में, तो आप वहाँ पे लिखे कि मेरा परिवार राजस्थान में इतने टाइम से रह रहा है।
इसके अलावा जो आवेदक का या स्वयं का मोबाइल नंबर है उसकी सूचना आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगी। तो ये मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करें। परंतु गाइज यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर फिल करने से काम नहीं चलेगा। आपको आपका जो जनाधार है उस जनाधार में आपको मोबाइल नंबर एनी आवर अपडेट करवाने पड़ेंगे, जब जाके ही आपको जो 13 नंबर का पॉइंट दे रखा है इसका आप समाधान कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी जो सर्विसेज इसका लाभ उठा सकते हैं। केवल जो अगला पॉइंट आ रहा है वह केवल महिलाओं के लिए है। तो इसमें महिलाओं के लिए बता रखा है, क्या आप विवाहित है? तो विवाहित है तो यहाँ पे आप यस कर देना। उसके अलावा आपका विवाह कब और किसके साथ हुआ है? तो आपका विवाह कब, तो शादी कब हुई है उसकी डेट लिखनी है यहाँ पे। और उसके अलावा किसके साथ हुई, आपका पति का नाम लिखना है। उसके बाद में क्या आपके पति राजस्थान के मूल निवासी है? तो राजस्थान के मूल निवासी थे, यहाँ पे राजस्थान के मूल निवासी लिखना। हाँ, आप अपने पति के साथ कब से एवं किस स्थान पर रह रही है? तो ये महिला के लिए है। अब महिला है जो उनके पति के साथ कब से, कौन से सन से, मतलब शादी हुई जब से लेके किस स्थान पर रह रही है, तो वहाँ पे आपको स्थान का नाम फिल करना होगा। जो आपका गांव का नाम है, शहर का नाम है, जो भी है वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। चलते हैं आगे मैं तस्दीक करता हूँ कि जो इंस्ट्रक्शन दे रखा उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ ले एक बार। मैं तस्दीक करता या करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही है। मुझे इस तथ्य की पूर्ण ज्ञान जानकारी है कि शपथ पत्र में असत्य तथ्य वर्णित करना भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 193 के अधीन 3 वर्ष तक के कारावास एवं अर्थदंड से दंडनीय है। इसको मान के आपको अच्छी तरह समझ के फिर इसमें प्रार्थी के साइन करने हैं। तो प्रार्थी के साइन यहाँ होंगे। अब प्रार्थी कौन है? जिसका नाम ऊपर आया है वह प्रार्थी है। परंतु यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि अगर प्रार्थी, अगर कोई लड़का है उसकी 18 साल आयु नहीं है तो उसके पिताजी या माता के साइन यहाँ पे करवाए। अगर प्रार्थी की आयु 18 वर्ष से अधिक है तो यहाँ पे प्रार्थी के साइन होंगे। उसके अलावा यहाँ पे जो आपका दिनांक है, स्थान है, अब आप यहाँ पे कौन सी दिनांक को ये फॉर्म फिल कर रहे हो, उसके अलावा आपका स्थान कौन सा है, आप कौन सी ग्राम पंचायत से भर रहे हो या आपका कौन सा गांव है, वह यहाँ पे आपको फिल करना होगा। तो गाइस ये मैंने बता दिया मूल निवास का पहला पेज। चलते अपन सेकंड पेज की ओर। तो गाइस सेकंड पेज में आ जाता है उत्तरदायी व्यक्तियों का द्वारा सत्यापन। तो इसको फिल करने के लिए सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि जो ये उत्तरदायी व्यक्ति है, ये 2 उत्तरदायी व्यक्ति होते हैं। तो उत्तरदायी व्यक्तियों में अगर आपके एक उत्तरदायी व्यक्ति सरपंच साहब हो जाते हैं तो दूसरे व्यक्ति आपके कोई भी लेक्चरर, आसपास के जो स्कूल में लेक्चरर व्यक्ति है या लेक्चरर है, उसके सिग्नेचर और सील करवा सकते हैं। पर आपको ध्यान रखना है कि सिग्नेचर और सील और यहाँ पे नाम और उसके फादर्स नेम, ये सारी चीज़ें ज़रूरी यहाँ पे फिल होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको 1 नंबर पॉइंट बताता हूँ। तो इसमें उत्तरदायी व्यक्ति, जो उत्तरदायी व्यक्ति साइन कर रहे हैं उनका नाम, उसके अलावा उनके अगर महिला है तो पुत्र पुत्री पत्नी आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे उनके पति पत्नी मतलब पिता का नाम, निवासी व कहाँ के रहने वाले हैं। इसके अलावा राजकीय सेवा में कौन से पद पे, अगर शिक्षा विभाग में शिक्षा विभाग, अगर पंचायती राज में पंचायती राज, और यहाँ पे पद क्या है उनका। अगर लेक्चरर है लेक्चर, सचिव साहब है सचिव साहब, अगर सरपंच साहब है सरपंच साहब होंगे। उसके अलावा ये चीज़ें कंप्लीट होने के बाद इसमें जो नीचे की जो प्रोसेज है उस प्रोसेज में प्रार्थी, अब प्रार्थी में अगर लड़की है तो प्रार्थी आएगा और लड़का है तो प्रार्थी आएगा। यहाँ पे जो बता रखा है इसके अंदर है, अगर लड़की होगी तो प्रार्थी आएगा, लड़का होगा तो प्रार्थी आएगा, अगर आदमी है या व्यक्ति है तो श्री आएगा, अगर महिला है तो श्रीमती आएगा। उसके बाद में यहाँ पे जिसके नाम पे जो आवेदक है, जिसके नाम पे अपन फॉर्म भर रहे हैं मूल निवास का, तो उसका नाम यहाँ आएगा। आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, मार्कशीट के अकॉर्डिंग पुत्र पुत्री पिता का नाम आ जाएगा। उसके बाद में उसका निवासी आ जाएगा। उसके बाद में जो उत्तरदायी व्यक्ति साइन कर रहे हैं वो आपको कितने वर्षों से जानते हुए वो खुद यहाँ पे लिख देंगे। उसके अलावा आपका ज़िला कौन सा है, उसके बाद में राजस्थान में निवास कर रहा हूँ,
उसके बाद ये सारी प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे जो पहला उत्तरदायी व्यक्ति है वो यहाँ पे साइन और सील करेगा, साइन और सील कंप्लीट करेगा। उसके बाद ही पहला उत्तरदायी व्यक्ति का कार्य कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं सेकंड उत्तरदायी व्यक्ति की ओर। तो फर्स्ट में सेम वही प्रोसेस रहेगी जो मैंने फर्स्ट में बताया था। यहाँ पे जो उत्तरदायी व्यक्ति सिग्नेचर कर रहा है उसका नाम, उसके अगर कोई महिला है तो पुत्र, पुत्री, पत्नी जो भी है संबंध हुए यहाँ पे खुद रिवर्स लिख देंगे। उसके अलावा निवासी हुए, कहाँ के रहने वाले, सिग्नेचर करने वाले सर है या मैडम है या कोई अदर है तो। उसके अलावा राजकीय सेवा में कौन से पद पे है तो वो पद यहाँ पे लिख देंगे। उसके अलावा सेवा और पद यहाँ पे आ जाएगा। उसके अलावा आगे की जो प्रोसेज है, आगे की प्रोसेज में जो मैंने जो पहले उत्तरदायी व्यक्ति के बारे में बताया वो सेम यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे लड़का है तो प्रार्थी, लड़की है तो प्रार्थिया, और अगर आदमी है तो श्री, उसके अलावा औरत है तो श्रीमती आ जाएगा। उसके अलावा ये कैंडिडेट का खुद का नाम आएगा यहाँ पे। उसके अलावा उसका पुत्र, पुत्री, माता पिता का नाम आएगा। उसके अलावा यहाँ पे निवासी है तो निवासी के बारे में आपको कहाँ के निवासी है, गांव का नाम आएगा, यहाँ पे कितने वर्षों से उत्तरदायी व्यक्ति जानते हैं, और आपका जिला। ये कंप्लीट होने के बाद सेकंड जो उत्तरदायी व्यक्ति है वो यहाँ पे साइन सील करके कंप्लीट करेगा। उसके बाद सेकंड उत्तरदायी के का जो वर्क है वो कंप्लीट हो गया है। कुल मिला के जो दोनों उत्तरदायी व्यक्ति है उनका जो वर्क होता है वो मैंने आपको बता दिया है। दोनों के साइन सील होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आपका मूल निवास का फॉर्म कंप्लीट होने की प्रोसेस में रहेगा। चलते आगे की ओर। जो इंस्ट्रक्शन दे रखा है वो इंस्ट्रक्शन मैं आपको नॉर्मल बता देता हूँ। आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज भी संलग्न करें। आवेदक के जो अभी प्रेजेंट टाइम में ऑनलाइन सिस्टम है तो एक नवीनतम फ़ोटो यहाँ पे चिपकाना है। उसके अलावा यहाँ पे शपथ पत्र में जो वर्णित तथ्य है उसमें अपने को सिग्नेचर करना है। अभी मैं बता दूंगा, शपथ पत्र आगे आ रहा, तीसरा नंबर पेज। उसके अलावा आप सिग्नेचर किन किन व्यक्तियों के करवा सकते हो उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। आपको संशय होगा कि मैं साइन किन किन के कराऊँ, तो मैं बता देता हूँ आपको। आप उत्तरदायी व्यक्तियों में अगर संसद का सदस्य है तो उनके साइन करवा सकते हो, विधानसभा सदस्य करा सकते हो, राजपत्रित अधिकारी उनके करवा सकते हो, जिला प्रमुख के करवा सकते हो, प्रधान साहब के करवा सकते हो, जिला परिषद सदस्य के करवा सकते हो, सरपंच साहब के करवा सकते हो। आप ग्राम सेवक साहब होते हैं उनके भी आप, आपका मूल निवास हो चाहे जाति हो उसमें सिग्नेचर करा सकते हो। पटवारी जी के साइन करवा सकते हो, महापौर के साइन करवा सकते हो, नगर पालिका अध्यक्ष के साइन करवा सकते हो, नगर निगम सदस्य के साइन करवा सकते हो। अराजपत्री कर्मचारी, बीट प्रभारी, पुलिस का प्रमाण पत्र, जिस उसकी मोहर या राजकीय सेवा का पहचान पत्र हो। आप जिनके पास राजकीय सेवा का पहचान पत्र हो उनके सिग्नेचर आप करवा सकते हो, जो आपको वेरीफाई कर देगा। इसके अलावा आपको नॉर्मल तौर पे बता देता हूँ कि गाँव में सबसे ज़्यादा लोग साइन किन के पास करवाते हैं। गाँव में सबसे पहले सरपंच साहब के पास, सचिव साहब के पास, या पशु कंपाउंडर के पास, या राज के जो चिकित्सालय होता है उनके पास, या स्कूल्स होती हैं, लेक्चरर होते हैं उनके पास अधिकतम साइन करवाते हैं। उसके बाद में पटवारी जी के साइन करवाते हैं। तो इसमें मूल निवास में कोई पटवारी जी के साइन करवाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी 2 टीचरों के साइन होंगे। उसके बाद फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आगे की प्रोसेस बताता हूँ मैं आपको। तो ये जो कार्यालय उपयोग के लिए है, ऑफलाइन फॉर्म भरते थे उस टाइम, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ये आपको नहीं भरना है, इसके भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलते आगे। जो लिपिक ये भी है, ये भी अपने को नहीं भरना है, ये अपने को नहीं भरना है क्योंकि ये समय गया भरने का, पहले भरते थे इसको। तो अभी इसको इनको दोनों को नहीं भरेंगे अपन। तो ये है, इसको भी नहीं भरेंगे, और जो नीचे वाले ऑप्शन आ रहा है इसको भी अपने को नहीं भरना है क्योंकि ये ऑनलाइन के टाइम में काम नहीं आते, इनको ऐसे क्रॉस आडी लाइन कर दे। उसके अलावा आगे चलते हैं। शपथ पत्र पर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करवाना, पर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित नहीं होता है। इसमें अपने को शपथ पत्र 2 तरह से होता है। पहला शपथ पत्र, अब पहले शपथ पत्र में के बारे में बताना चाहता हूँ मैं। पहला शपथ पत्र किस आधार पे लगता है उसके बारे में बताऊँ मैं आपको। बालिग होने की दशा में अगर आपकी एज 18 साल से अबव है तो आपका ये पहला शपथ पत्र होगा। इसमें आपका जो शपथ पत्र, अगर जिस बालक या बालिका या की एज 18 वर्ष से कम है तो ये नहीं भरने में आएगा पहला शपथ पत्र। अगर 18 साल से ऊपर है तो इसमें प्रार्थी का नाम आ जाएगा, उसके पिता का नाम आ जाएगा, इसके अलावा उसका निवासी आ जाएगा। यहाँ पे उसकी समस्त शिक्षा राजस्थान से हुई तो राजस्थान आ जाएगा,
उसके अलावा उसकी समझ शिक्षा यहाँ पे राजस्थान की है तो राजस्थान आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे उस कैंडिडेट के सिग्नेचर हो जाएंगे, जो प्रार्थी है उसके सिग्नेचर होंगे। उसके अलावा एक सिग्नेचर यहाँ पे होंगे, 2 सिग्नेचर होंगे पक्ष वाले शपथ पत्र पे। जो प्रार्थी है उनके 2 सिग्नेचर होंगे। चलते हैं आगे, जो नाबालिग होने की दशा में शपथ पत्र। अब अगर कोई नाबालिग है जिनकी 18 साल से एज कम है तो उनको सेकंड वाले शपथ पत्र को फिल करना होगा, पहला वाला शपथ पत्र फिल नहीं करना होगा। तो इसमें शपथ गाइज जिनकी 18 साल से एज ऊपर है तो अपने माता पिता में से कोई भी शपथ ले सकता है। तो मैं अपने पिताजी की ओर बता देता हूँ। यहाँ पे तो आपके पिताजी का नाम आ जाएगा नाबालिग होने की दशा में। यहाँ पे उनके पिताजी का नाम मतलब आपके दादाजी का नाम यहाँ पे निवासी हो जाएगा। यहाँ पे समस्त राजस्थान का मूल निवासी है। और यहाँ पे अब यहाँ पे आपको समझने लायक बात है कि यहाँ पे जो भी जिनके भी नाम से अपन मूल निवास बना रहे हैं तो उनकी एज 18 साल से कम है तो उसका नाम यहाँ पे आएगा। मेरी पुत्र पुत्री उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। उसी की करीबन आयु कितनी है वह यहाँ पे आ जाएगी। उसके अलावा करीबन आयु के बाद में उसका जन्म कहाँ हुआ वह यहाँ पे आ जाएगा। उसके अलावा वह अभी कौन सी कक्षा में अध्ययन कर रहा है कर रही है वो भी आ जाएगा यहाँ पे। उसके अलावा अब यहाँ पे सिग्नेचर पहले वाले जो शपथ पत्र है उसमें सिग्नेचर उनके जो खुद के हुए थे जिनकी 18 साल से आयु अबव है। इसके बाद में यहाँ पे अपने माता या पिता के सिग्नेचर होंगे दोनों जगह पे। ये दोनों जगह पे शपथ पत्र में अपने या माता पिता के नाम जिसके नाम से अपन ने ये शपथ पत्र भरा है नाबालिग वाला उसके सिग्नेचर होंगे। चलते हैं आगे। अगला शपथ पत्र है विवाहित महिलाओं के लिए, जिनकी शादी हो गई है उनके लिए अगला शपथ पत्र। तो इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। ये विवाहित महिलाओं के लिए शपथ पत्र है। तो इसमें सबसे पहले मैं ले चलता हूँ आपको शपथ पत्र की जो डिटेल्स है उसके बारे में। तो सबसे पहले समझ के आप इसको भरे। मैं मतलब यहाँ पे स्वयं का नाम आ जाएगा। अगर पत्नी के नाम से फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे पत्नी, जैसे पत्नी का मूल निवास बना रहे हैं ना, केवल ये विवाहित महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए नहीं है। लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए भी है अगर शादी हो गई है तो। उसके 18 साल से अबव के लिए है। यहाँ पे स्वयं का नाम आ जाएगा महिला का, उसके पति का नाम आएगा, यहाँ पे निवासी आएगा कहाँ पे रह रहे हैं जो। उसके अलावा पति का मूल स्थान आ जाएगा। उसके अलावा सारी शपथ पत्र की जो सारी जो नियम है उसको पढ़ने के बाद यहाँ पे सिग्नेचर जो महिला है उस महिला के सिग्नेचर होंगे, पहला सिग्नेचर और सेकंड सिग्नेचर जो नीचे प्रोसीजर की इसमें होगा। तो इस प्रकार ये सिग्नेचर हो गए महिला के। तो गाइज़ आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मैंने आपको ये मूल निवास का जो पूरा फॉर्म है इसको ऑफलाइन फिल करने की पूरी प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। तो आप इस प्रकार आप बार बार गलती नहीं करेंगे। जो आपका मूल निवास का फॉर्म है वो आप अच्छी तरीके से फिल कर सकते हैं। तो आप मेरे को आशा है कि आपका जो मूल निवास का फॉर्म ऑफलाइन फॉर्म है वो अब आप एक दूसरे को नहीं पूछेंगे, आप खुद ही फिल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि लास्ट में इसमें डॉक्यूमेंट्स आपको सबसे पहले आपका आधार कार्ड, उसके बाद में आपका जनाधार कार्ड, उसके बाद में राशन कार्ड। उसके बाद अगर आपके पास पहले से आपके फैमिली में मूल निवास बना हुआ है किसी का तो वो मूल निवास लगा सकते हैं। परंतु यह ध्यान रखना कि विवाहित महिलाओं का मूल निवास अब शादी हो गई है तो उसके बाद में अपने ससुराल पक्ष का एड्रेस के हिसाब से बनेगा। तो अपने ससुराल पक्ष में जिनका भी मूल निवास बना हुआ है तो उनका अपने पति का मूल निवास इसके साथ अटैच कर दे, या अगर मूल निवास नहीं है तो पहचान पत्र अटैच कर दे। तो दोबारा बता देना चाहता हूँ मैं कि यह इसमें नॉर्मल इसके अंदर है आधार हो गया, जनाधार हो गया, राशन कार्ड हो गया और मूल निवास या पहचान पत्र हो गया। इसमें ओनली फॉर 4 डॉक्यूमेंट्स लगा देना आप। 4 डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने के बाद आपका मूल निवास कंप्लीट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। आपका मूल निवास आपके नज़दीकी ई मित्रा पे आप ऑनलाइन करवा सकते हैं, वो कंप्लीट अप्रूव्ड होके ही आपको मिल जाएगा। तो वेरी थैंक्स। आपको जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना। वेलकम, थैंक्स। तो गाइज़ ये थे आपके जाति मूल के ऑफलाइन फॉर्म भरने की प्रोसेस। तो इसके बारे में मैंने आपको टोटल डिटेल बता दी है। अगर उसके बाद भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम्स आती है
तो आप बार बार ये वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी और इससे आपका जो जाति मूल का जो ऑफलाइन फॉर्म है, केवल जाति का, SC ST का बताया मैंने आज, और उसके अलावा मूल निवास सभी के एक ही होता है, सभी कास्ट में एक ही मूल निवास चलता है। तो मूल राजस्थान के अंदर तो मूल निवास का फॉर्म सेम रहेगा सभी के, तो मूल निवास की प्रोसेस सेम रहेगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप मूल निवास का फॉर्म कंप्लीट करके आपका जो फॉर्म कंप्लीट होने के बाद जितनी प्रोसेस होती है, जितनी प्रोसेस मैंने बताई है फर्स्ट में आपको वीडियो में, उस वीडियो के अकॉर्डिंग आप चले और उसके अकॉर्डिंग आपका फॉर्म फिल करें। इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जाति का फॉर्म अगर आप ऑफलाइन फिल करते हो तो ऑफलाइन से संबंधित मैंने सारी प्रोसेस बता दी है। अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर ऑनलाइन से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो ऑनलाइन से संबंधित प्रॉब्लम्स भी आप मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। उसमें आपको हर एक तरह से आपको हेल्प होगी, आपकी जितनी हेल्प होगी उतनी हेल्प की जाएगी। इसके अलावा कोई अदर डॉक्यूमेंट से संबंधित आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो वो भी मेरे को ज़रूर बताइए आप कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा मैं बता देना चाहता हूँ कि ऑनलाइन से संबंधित अगर आप ऑनलाइन करते हो उससे पहले आपका जो जन आधार है, आधार कार्ड है और जो आपका स्कूल डॉक्यूमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग ही आप फॉर्म फिल करें। इसके अलावा फॉर्म फिल करते वक्त, ऑफलाइन फॉर्म फिल करते वक्त बहुत सावधानी से करें। इसके अलावा जब भी फॉर्म फिल करते हैं तो बहुत ही सावधानीपूर्वक करें। इसके अलावा ऑनलाइन प्रोसेस बहुत ही जल्द अगले वीडियो में डाल दूंगा, या जैसे मेरे को टाइम मिलेगा तो ऑनलाइन प्रोसेस जो जाति मूल की होती है वो भी मैं आपको प्रोसेस टू प्रोसेस अपलोड करता रहूँगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी परेशानियों के साथ अपना जो फॉर्म भरते हैं या उनका कोई फॉर्म भरने वाला नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो वह जानकारी से अनभिज्ञ होते हैं और अपना ऑफलाइन फॉर्म भर देते हैं। उसके बाद में जैसे ही अपने पास आते हैं तो अपन फॉर्म को चेक करते हैं, उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती है, टीचरों के साइन गलत करा देते हैं, या जो गवाह सिग्नेचर करते हैं गवाह की जगह वो उनके कैंडिडेट का नाम फिल कर देते हैं। इसके अलावा पटवारी की जगह अदर सिग्नेचर कैंडिडेट के सिग्नेचर करा देते हैं। तो ऐसी समस्याओं से निजात पाने के लिए मैंने ये जो वीडियो बनाया है, इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और अगर आपको गाइज ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और आपकी जो प्रॉब्लम्स होगी उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। और आपका JMD मित्रा हेल्प डेस्क राजस्थान में आपका वेरी वेरी वेलकम है गाइज। थैंक्स गाइज, वेलकम।